बच्चों हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का केमिकल्स रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। EXERCISES एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन में दिया है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कॉपर, तो 2Pb प्लस CO2। अब ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया और बोला है कि इसमें ऑप्शन दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर जानकारी होगी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है और रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप इसको इजीली बता सकते हो। यहाँ लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव है, इसका 2 निगेटिव, कार्बन का 0, इसका 0, इसका +4, इसका -2। अब ऑक्सीकरण संख्या किसे बोलते हैं? जब ऑक्सीकरण जब उसकी वैलेंसी बढ़ती है या ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि लेड जो है कम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो गया, यानी इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, रिडक्शन। और ये जो है कार्बन 0 से इंक्रीज होके कितना हो गया? +4। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी लेड जो है अपचयित हो रहा है, लेड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, और कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसमें जो विकल्प में होगा उसको लिख देंगे। जैसे सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा को ही लेड बोलते हैं, लेड उपचयित हो रहा है और अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है क्या हो गया? लेड अपचयित और कार्बन उपचयित हो रहा है। सिंपल सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ रिडक्शन होता है, और जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है उसे अपचायक बोलते हैं और उस क्रिया को अपचयित बोलते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो क्या होता है? उपचयित, और वह पदार्थ उपचायक कहलाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया Fe2O3 प्लस 2Al कन्वर्टिंग इनटू 2Al2O3 प्लस 2Fe। और इसमें बताना है इस रिएक्शंस को देख के कि यह रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, एडिशन है या वियोजन है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन में कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है। तो हम देख रहे हैं एल्युमिनियम जो है
आयरन से मोर रिएक्टिव है, जिससे एल्युमिनियम जो है फेरिक ऑक्साइड से फेरस को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। यानी यहाँ से विस्थापित हो रहा है कौन, आयरन, और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ केवल एक तत्व का प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन से हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि यह इक्वेशंस जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ लिख देंगे यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आयरन चूर्ण का संकेत Fe और इस पर तनु कहे या सांद्र कहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। अब एक आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा तो कन्वर्टिंग इनटू क्या बनाएगा, देखिए आयरन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो FeCl2 बनाएगा। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 1 टाइम है और यहाँ क्लोरीन 2 टाइम है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन आउट हो जाएगा। यानी आयरन पर अम्ल का क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा और बनेगा क्या, फेरस क्लोराइड। तो हमारा 2 चीज़ मिला, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन। फेरस क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। यह जो है एसिड की एक प्रॉपर्टी भी है कि एसिड जब किसी मेटल पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बोला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन के दौरान यानी कोई एकल या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जो नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके लेफ्ट साइड यानी अभिकारक और राइट साइड उत्पाद दोनों में जो परमाणु हैं उनकी संख्या इक्वल यदि होती है तो वो इक्वेशन बैलेंस कहलाएगा। दूसरे वे में हम कह सकते हैं, अगर अभिकारक का इधर जो होता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं और इधर वाले को उत्पाद, तो इसमें परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं के संख्या के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस कहलाएंगे। दूसरी तरह, अगर इसका एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा तो भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन से उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी मिलती है। ये बैलेंस इक्वेशन की यूटिलिटी उपयोगिता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, बोला है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। बोला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसमें शब्द दिया है, शब्दों में दिया है और आपको इसको रिएक्शन और संकेतों के द्वारा समझाना है। तो नाइट्रोजन चूंकि गैस है N2 और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होता है और बनाता है अमोनिया गैस।
NH3। अब हाइड्रोजन 3 टाइम तो हो नहीं सकता है और नाइट्रोजन 2 टाइम है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 N के लिए भी है और H के लिए भी। तो यहाँ इस कितना हुआ 2 × 3 = 6। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयुक्त करके अमोनिया गैस बनाता है और इसका ये बैलेंस इक्वेशन रहा। ये A नंबर था। अब 5वें के B नंबर को देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर क्या होता है? तो वायु का हो गया O2। तो अब ये क्या बनाएगा देखिए, तो एक तो ये जल बना देगा, H2 और ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो क्या बनाएगा H2O, और सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब हमको बैलेंस कर लेना है। हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ ऑक्सीजन 3 टाइम है, इसको बैलेंस करेंगे। तो ये 3 टाइम्स है तो इसको 3 तो बना नहीं सकते हैं, या तो 2 करेंगे, ठीक है ना, और या तो 3 करेंगे। अब हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करो। हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 2 से कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और हाइड्रोजन 4, इधर भी 2 से कर दो तो हमारा ऑक्सीजन 2 4 6 हुआ, इधर 3 से कर देंगे। अब हमारे ये जो इक्वेशंस है वो बैलेंस हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या इक्वल हो गई। हाइड्रोजन 4 टाइम्स, इधर भी हाइड्रोजन 4 टाइम्स, सल्फर 2 टाइम्स, इधर भी सल्फर 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 + 4 = 6, 3 × 2 = 6। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में दहन होता है तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सी नंबर है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम 3 वैलेंस एलिमेंट है, 3 संयोजकता वाला तत्व है और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ BaCl2। तो इसमें बताया भी है कि प्रोडक्ट में क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। नहीं भी बताया होता तो सॉल्व हो जाता। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इससे तो BaSO4, सल्फेट आयन का -2, बेरियम का +2, और ये बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। और बैलेंस करना है इसको, तो देखिए सल्फेट कितना बार है 3 टाइम्स, तो इधर 3 लिखें। सल्फेट तो क्लियर हो गया। अब एल्युमिनियम 2 टाइम्स है तो इधर 2, और क्लोरीन 2 × 3 6 टाइम हुआ तो इधर 3 कर देंगे। यह हमारा इक्वेशन बैलेंस। 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ए नंबर में दिया है HNO3 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट + H2O। तो इसका आंसर मैं यहीं पर बैलेंस इक्वेशन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
अब यहाँ नाइट्रेट जो है 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन टोटल अपने अभिकारक में देख लीजिए, इधर 2 2 4 और इधर 2 ही है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। नाइट्रेट 2 टाइम्स है, इधर भी नाइट्रेट 2 टाइम्स है, कैल्शियम 1 टाइम, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये यानी हमको जो देखिए यहाँ पर आप यहाँ समझ गए होंगे, ये बैलेंस इक्वेशंस है। क्वेश्चन को आप बुक से भी देख सकते हो। बी नंबर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम्स है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, इधर भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, सल्फेट 1 टाइम सल्फेट। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ भी 2 टाइम्स, दोनों मिलके 4 टाइम्स हुआ, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हमारा ये वाला ऑक्सीजन 2 टाइम्स, इधर भी 2 टाइम्स, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये 6 का यूनिट बी का बैलेंस इक्वेशन हुआ। सी नंबर आपका दिया है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसको भी हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए Ag 1 टाइम, नाइट्रेट 1 टाइम, सोडियम 1 टाइम, क्लोरीन 1 टाइम, इधर तो बैलेंस है। यह इक्वेशंस क्या है, बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। डी नंबर दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर बेरियम 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, 2 बार है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है, तो क्लोरीन भी 2 बार हो गया, इधर भी 2 बार है। बेरियम 1 बार है, सल्फेट 1 बार है, सल्फेट 1 बार है, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें शब्द समीकरण दिया हुआ है और आपको इसको संकेतों द्वारा बैलेंस करके लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये शब्दों में बोला है, मैं संकेतों में लिख रहा हूं। अब ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। अब इसको बैलेंस करना है। तो देखिए सबसे पहले जिसकी संख्या अधिक होती है लगभग उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 बार हुआ,
और इधर भी 4 बार है। ये तो बैलेंस है। अब कार्बन पर चलते हैं। यहाँ कार्बन 1 टाइम है, ये भी बैलेंस है। और कैल्शियम 1 टाइम है, हाइड्रोजन भी 1 टाइम है, तो ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर जिंक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है, तो Zn और नाइट्रेट का NO3 ट्वाइस, और बचेगा क्या, सिल्वर, अलग हो जाएगा। तो यहाँ नाइट्रेट कितना बार है, 1 टाइम है, और यहाँ नाइट्रेट 2 टाइम है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा तो मैं एटॉमिक फार्मूला कैसे बनाया जाता है, उसकी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। सी नंबर बोला है एल्युमिनियम Al+, कॉपर क्लोराइड CuCl2। अब चूंकि कॉपर क्लोराइड बोला है, कॉपर में 2 होता है, अगर हम Cu2+ लेंगे तो इसको जनरली हम कॉपर 2 या Q+ पढ़ते हैं, और Cu लेंगे तो इसको पढ़ते हैं Q+, लेकिन यहाँ ऐसे दिया है तो हम कॉपर क्लोराइड से काम चला लेंगे। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करता है और बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम 3 वैलेंसी है, और कॉपर जो है क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। Cl2 यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो इसको हम कर देंगे 6, और इधर 2, तो इधर भी क्या करना होगा, 2 से। अब कॉपर 3 टाइम्स हो गया, तो इधर कर देंगे 3। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। इस तरह आप डी को भी कर लेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो आइए समीकरण को करते हैं। समीकरण जो है शब्दों में दिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड, ए नंबर है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो क्या होगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, कन्वर्टिंग इनटू, ये बोला है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है, तो पोटेशियम आयोडाइड ये इससे रिएक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ki और ये हो जाएगा BaBr2। अब चूंकि आपको प्रॉब्लम होता होगा कि सर यहाँ पर आप कभी 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो ये बेरियम का यहाँ पर वैलेंसी 2+ होता है। आयोडीन जो है वर्ग 17 के एलिमेंट है, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना अष्टक को पूरा करता है, इसलिए ये हो गया। पोटेशियम का +1 हुआ, ब्रोमीन का भी क्या हुआ, -1, क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। वर्ग 17 के जो हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है, उसके सभी एलिमेंट के अंतिम कक्षा में, अंतिम ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को आवश्यक होती है। जैसे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, हैलोजन में आएगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन,
फ्लोरीन, आयोडीन और एक होता है एस्टेटीन। तो इन सब का क्या होता है? -1 -1 -1 -1 -1। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज किए हैं। ये बन गया। अब बस हमको बैलेंस करना है। यहाँ ब्रोमीन 1 टाइम है तो 1 टाइम 2 टाइम्स है, इधर भी 2 टाइम्स कर दो। आयोडीन जो है यहाँ 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, इधर भी 2 से कर दो। अब चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। पोटेशियम 2 बार, यहाँ भी पोटेशियम 2 बार है। ब्रोमीन कितना बार है? 2 बार, इधर भी ब्रोमीन 2 बार, और बेरियम 1 बार, इधर भी बेरियम 1 बार। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के यूनिट बी पर चलते हैं। दिया है जिंक कार्बोनेट को हिट कर रहा है। जिंक कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू, अच्छा ये भी बताना था ना ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ब्रोमीन जो है इससे बेरियम से जुट जा रहा है और पोटेशियम आयोडीन से, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। अब जिंक कार्बोनेट को गर्म कर रहा है तो क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर आपको परिभाषा पहले से मालूम है तो आप स्वतः ही बता सकते हो। ये जिंक जो है एकल सब्सटेंस है, एकल पदार्थ है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 भागों में टूट जा रहा है। यानी टूट जा रहा है का मतलब वियोजित हो जा रहा है। तो यह इक्वेशंस जो है वियोजन अभिक्रिया का है। एक इसका उदाहरण है वियोजन, यानी बढ़ जा रहा है। अब इस इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिए। तो जिंक 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम, कार्बन 1 टाइम, ऑक्सीजन 3 टाइम्स, इधर भी 3। ये तो बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको बता देना था कि ये अभिक्रिया जो है किस टाइप की है। सी नंबर, हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन से क्रिया करके बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने साथ में बैलेंस भी कर दिया, छोटा था, 2 बार 2 बार। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बना रहा है? एकल पदार्थ बना रहा है, यानी ठीक वियोजन का अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। मैं फर्स्ट टाइम जो है कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन है, जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि दूर कर दूँ उसको। अब क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बोला है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहले समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस वायु में जलता है तो यह जल बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जल और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। बेटर होगा आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना दो, क्लियर हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे अभिक्रियाओं को देखे होंगे। जैसे चूना है, जो सफ़ेदी करते हैं दीवारों को, उस चूने को जल में डालते हैं तो जल हिट हो जाता है, उबलने लगता है। तो वहाँ पर जो जल और चूने के बीच रिएक्शन होता है वो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझाते हैं। इसमें बोला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन ठीक इसका ऑपोजिट होगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या हो जाएगा? इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ दो या अधिक भागों में टूट जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसका एग्जाम्पल हमको बताना है। क्वेश्चन में बोला है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का अपोजिट है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको इक्वेशंस देने होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। तो यह जो है संयोजन अभिक्रिया हो गया। लेकिन अब उत्पाद को लेके कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसको कोल्ड करेंगे यानी ठंडा करेंगे, तो ये पुनः क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। यह कौन सा अभिक्रिया है? यह वियोजन का है, और यह संयोजन का है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो पहले ऊष्मा बोला है, तो ऊष्मा पर होने वाले रिएक्शंस को देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये वियोजित हो जाएगा CaO प्लस O2। उसके बाद बोला है ऐसा समीकरण लिखना है आपको कि ये प्रकाश से प्रभावित हो जाए। तो सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए और यहाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस निकलती है। तो ये हो जाएगा Ag प्लस Br2। चूँकि ब्रोमीन गैस है अणु रूप में बाहर जाएगा और बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 से करेंगे और इधर भी 2 से करेंगे। और ये भी वियोजन अभिक्रिया है, ये भी वियोजन है। ये ऊष्मा के कारण वियोजित हो रहा है, यहाँ प्रकाश के कारण वियोजित हो रहा है। इसी तरह हमें विद्युत के द्वारा, तो अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन हो जाएगा। तो ये बनेगा H2 प्लस O2। इसी का एग्जाम्पल देने को बोला था क्वेश्चन नंबर 12 में कि ऐसा वियोजन समीकरणों को लिखिए जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है और इसका समीकरण भी लिखना है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक पदार्थ जो है अधिक रिएक्टिव एलिमेंट के साथ संयोजित हो जा रहा है और द्विविस्थापन में 2 पदार्थ जो है आपस में चेंजिंग करते हैं। जैसे अभी ले लेते हैं, जैसे HCl प्लस KOH और ये अम्ल और क्षार क्रिया करेगा, लवण जल बनाएगा। तो KCl प्लस H2O। तो यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन पोटेशियम के साथ और OH H के साथ। तो ये क्या हुआ, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जैसे यहाँ ले लेते हैं हम जिंक क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम। तो ये क्या हो जाएगा, AlCl3 और प्लस Zn। यहाँ क्लोरीन 3 टाइम्स है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है यहाँ से क्लोरीन विस्थापित हो रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। और यहाँ पर 2 एलिमेंट जो है एक दूसरे से इंटरचेंजिंग हो रहा है, तो इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। 14 को देखते हैं। दिया है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो देखो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। सिल्वर के शोधन में यानी सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट में
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का यूज किया जाता है। तो कर लिए। अब कैसे सिल्वर अलग होता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ag अलग हो गया और कॉपर अधिक रिएक्टिव है, तो ये CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ नाइट्रेट 1 टाइम है, इधर 2 टाइम है, तो इधर भी 2 टाइम्स करना होगा। कॉपर तो 1 टाइम है और सिल्वर 1 टाइम, इधर 2 टाइम, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण का निर्माण होता है। जैसे ले लीजिए AgNO3 प्लस NaCl। तो इसमें क्या बनेगा, AgCl और NaNO3। तो ये अविलेय लवण का निर्माण हो गया। पुनः समझ लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अविलेय लवण का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें अवक्षेप यानी खाद के रूप में कौन बैठेगा, सिल्वर क्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन 16 को देखते हैं। दिया है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन सिंपल सा है, ये आप स्वयं करिएगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए। इसका पहले भी पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस वीडियो को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसको X माना है। वायु की उपस्थिति में उस तत्व को गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो देखो, तांबा जो है, तांबे को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की यानी नम वायु में, वायु की उपस्थिति में, तो वो काला हो जाता है। उसी को हमको दिखाना है। तो Cu और ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो काले रंग का होता है। अब बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसमें यही बोला है कि कोई एक चमकदार तत्व है जिसका नाम X है, जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काला हो जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, Cu। जिसको वो X बोला है, उस X का वैल्यू ही Cu होगा, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि काला होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 को देखते हैं। यह बोला है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में इसका आंसर देना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि लोहे को हम संक्षारण यानी जंग लगने से बचाने के लिए पेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, लोहे को
अगर नम वायु में रख दिया जाए तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, अर्थात उस पर जंग लगता है और धीरे धीरे पूरा लोहा जो है, पूरा आयरन जो है जंग में बदल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोहे पर क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, जिससे वायु जो है लोहे के संपर्क में न आए, वो पेंट पर ही पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी इस घटना को, इस क्रिया को जो पेंट लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। यानी लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम उस पर पेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो, लोहे पर पेंट लगाते हैं जिससे लोहा को वायु संपर्क न कर सके, अर्थात संक्षारण को रोकने के लिए उस पर पेंट लगा देते। जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 नियर अबाउट एक ही है, जो केवल एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में दिया है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका रंग और स्वाद बदल जाता है, अर्थात विकृति गंधिता उत्पन्न करता है। चूँकि नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर अक्रिय गैस की भांति बिहेव करता है, अर्थात यह किसी अदर चीज़ से क्रिया नहीं करता है। इसलिए जितने भी वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, कुरकुरे के पैकेट जो होते हैं उसमें स्पेशली नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वह रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं करता है, जिससे उसका स्वाद और कलर चेंज नहीं होता है और उस पदार्थ को हम काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी यूटिलिटी है नाइट्रोजन की। अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है संक्षारण और विकृति गंधिता। तो संक्षारण तो आप पहले भी पढ़े हो। संक्षारण क्या है, लोहे को नम वायु में जब रखा जाता है तो उस पे भूरे रंग की एक पतली परत जम जाती है, जिसे हम जंग या मूर्छा भोजपुरी में कहते हैं। उससे उसको जंग से बचाने के लिए जो जंग लगता है उसकी घटना को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर हम पेंट वगैरह लगा देते हैं, जिससे नम वायु लोहे से संपर्क नहीं कर पाती है और उस पर जंग नहीं लगता है। ये संक्षारण हो गया। विकृति गंधिता क्या है, तैली युक्त खाद्य पदार्थ जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका रंग और उसका स्वाद बदल जाता है। इस क्रिया को ही विकृति गंधिता कहते हैं। इससे बचाव करने के लिए क्या किया जाता है कि अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करने वाला नाइट्रोजन जो रूम टेम्परेचर पर किसी से क्रिया नहीं करता है, इसकी इस गुण के कारण इसको हम चिप्स, कुरकुरे या जो भी पैकेट होता है उसमें वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि यह तेल
तैलीय युक्त जो हमारा खाद्य पदार्थ है उससे ये क्रिया नहीं करेगा और हमारा खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक स्टोर रह जाएगा, उसका स्वाद और कलर भी चेंज नहीं हो। बच्चों आशा करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली या अभ्यास एक्सरसाइज फर्स्ट का पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया। अब इस चैप्टर के ब्लू क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।